आइए तो आज हम लोग 9-10th के आज जो आपने सेट दिया होगा हम उसके डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे दोस्त टोटल 80 क्वेश्चन है इसके अंदर। देखते हैं, प्रयास करते हैं कि एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोग को कराया जाए। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल आपकी सेवा में है। समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन बी समकोण है? यदि पी और क्यू ए बी और बी सी भुजा पर है तो बताइए इनमें से कौन सा रिलेशन सत्य होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, हमारे पास क्या है, सबसे पहले ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा ए है और ये मेरे दोस्त हमारा सी है। ध्यान दो। अब देखो हम देख रहे हैं ए बी पर एक पॉइंट है मेरे दोस्त पी। ठीक है, अगर ए बी पर एक पॉइंट है पी और मेरे दोस्त हमारा बी सी पर एक पॉइंट है क्यू, इस पर पॉइंट है क्यू। ठीक है, ये मिड पॉइंट नहीं है, एनी पॉइंट है। ठीक है, तो हमसे कहा है कि बताइए इनमें से कौन सा रिलेशन सत्य होगा। अब इनमें से कौन सा रिलेशन सत्य होगा तो हम सब में देख रहे हैं ए क्यू सी पी, ए क्यू सी पी, यानी मेरे दोस्त इसे हमें मिलाना होगा। आप यदि इसे मिलाते हैं तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए क्या कि मेरे दोस्त यहाँ पर तीन तीन समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, ए बी क्यू, बी पी सी और ए बी सी। मैं कहता हूं पहले ए बी और क्यू में चलो। 90 डिग्री के सामने कर्ण ए क्यू स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए क्यू स्क्वायर बराबर लंब ए बी स्क्वायर आधार बी बी क्यू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और बी क्यू स्क्वायर, यानी मेरे ए क्यू स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आपको चलना चाहिए बी पी और सी में। 90 डिग्री के सामने पी सी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका पी सी स्क्वायर बराबर, तो पी सी स्क्वायर बराबर लंब ये हमारा बी पी स्क्वायर और प्लस आधार ये हमारा बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप मेरे दोस्त इसे ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो ये हमारा ए क्यू स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा पी सी स्क्वायर बराबर। इधर देखो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर को एक साथ कर लो, तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को हम एक साथ कर लिए और प्लस मेरे दोस्त बी क्यू स्क्वायर और बी पी स्क्वायर, तो ये हमारा बी पी स्क्वायर और प्लस में बी क्यू स्क्वायर। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना क्या कि ये जो मेरे दोस्त हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? ए सी स्क्वायर के, तो ए सी स्क्वायर हो गया प्लस ये जो हमारा बी पी स्क्वायर और ये बी क्यू स्क्वायर है वो मेरे दोस्त किसके बराबर हो जाएगा? तो थोड़ा दिमाग लगाइए। ये छोटा वाला एक समकोण त्रिभुज है ना, ये बी पी स्क्वायर और बी क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर होगा। बी पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर बराबर बी पी पी बी स्क्वायर होगा, क्योंकि लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो बी पी स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, तो बी पी स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। तो देखिए मेरे दोस्त, रिजल्ट हमारा क्या आ गया है? ए क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अतः इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे। राधे राधे राधे। ठीक है, आइए मेरे दोस्त बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। मेरे दोस्त अगर आपको एस्टेट के लिए बैच चाहिए होगा तो हमने अभी जो टीआरई 3.0 के लिए जो फास्ट रिवीजन कोर्स दिया है आप उसको लेकर के कर सकते हो। ठीक है, फास्ट रिवीजन, क्योंकि अब रिवीजन का ही टाइम है। हो गया मेरे दोस्त? अब आओ इसको देखते हैं, इसको लेकर चलते हैं। मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वो यात्रा की आधा दूरी 20 की स्पीड से जाता है और आधी दूरी 30 की स्पीड से जाता है। तो मेरे दोस्त उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर पर आवर में क्या होगा? तो आधी दूरी इस स्पीड से, आधी दूरी इस स्पीड से और पूरा टाइम इतना। तो इस कंडीशन में जो हमारा डिस्टेंस होता है ना वो मेरे दोस्त 2xy और बटे x प्लस वाई और इंटू टाइम हो जाता है। तो ये हमारा दोस्त मेरे 2 और x कितना? तो x हमारा फर्स्ट स्पीड है 20 और y हमारा थर्ड स्पीड है 30। 20 प्लस 30 ये हो जाएगा 50 और इंटू टाइम, तो मेरे दोस्त टाइम हमारा 10 आवर है। अब देखो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर 4 दूनी 8, 8 और दिया मेरे दोस्त 24 240 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो गया। बिल्कुल मेरे दोस्त, स्टॉक एंड शेयर्स भी होगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आइए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर।
ये कहता है दोस्त मेरे, गम्बला गम्बला के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो गम्बला में कितने अक्षर हैं? 3 और 3 6 लेटर हैं। 6 लेटर को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 6। क्या कोई रिपीट किया? 2 बार ए आया है, ए रिपीट किया है, तो फैक्टोरियल 2 से आपको, कोई एक लेटर 2 बार रिपीट करेगा तो फैक्टोरियल 2 से आपको डिवाइड करना होगा। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है भाई? 6 गुने 5 गुने 4 और 3 गुने 2 गुने 1। और फैक्टोरियल 2 का मतलब तो 2 ही होता है, तो आप यहाँ 2 से इसको कट कर सकते हैं। अभी ये 30 चौके 120, 120 और 360 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 360 हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, आइए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आगे बढ़िए। इसको देखिए, ये क्या कहा? 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट संरेखी हैं, तो बताइए के का मान क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 1 2 और 3, अगर मेरे दोस्त ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो इस स्थिति में स्लोप इक्वल होता है। यानी कि हम ए बी का स्लोप निकालेंगे तो जिस लाइन का निकलेगा, हम जब BC का स्लोप निकालेंगे ना मेरे दोस्त, तो भी उसी लाइन का निकलेगा। अब देखिए, 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x1। ये 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप होता है। तो आइए जरा सा दिमाग लगाएं। पहले y2 माइनस y1 करो, ए बी का स्लोप y2 माइनस y1 करोगे तो 1 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, बाई x2 माइनस x1 करोगे तो 5 और माइनस 7 हो जाएगा, बराबर। जब आप BC का स्लोप निकालोगे तो y2 माइनस y1 तो हो जाएगा k माइनस 1 और बाई x2 माइनस x1 तो हो जाएगा 3 माइनस 5। अब आप मेरे दोस्त देखिए, -2 यहां पर भी है और -2 यहां पर भी है, तब तो ये कैंसिल आउट हो ही गया। कहोगे हाँ, ये अपना 3 है और एक आके ऐड हो जाएगा, तो मेरे दोस्त के का मान 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर के का मान कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। 4 के लिए 4.0 के लिए अगर बैच लेना है तो कुरुक्षेत्र 4.0 नाम से बैच है। आपको जो बैच लेना होगा 6 to 8 9 10th और 6 to 8 9 10th कंबाइंड, मेरे दोस्त ये बैच अवेलेबल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे हैं जिसको कौशलेंद्र सर ने आपके लिए तैयार कर दिया है, तो जो उन्होंने बता दिया है उसको मैं नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन उन्होंने बता दिया है, ठीक है, उन्होंने वीडियो को शूट कर दिया है, वो आपको मॉर्निंग तक डाल दे दिया जाएगा। ठीक है, आइए एक जो क्वेश्चन कुछ 11 12 के क्वेश्चन है जो उनके रडार का है तो उनको दिया जाता है, और 9 10 तक मैं आपका संभालता हूं। ठीक है, चलिए, एक वृत्त का अर्ध व्यास 6 सेमी है और सेंटर O है। एक त्रिज्यखंड A और B इस प्रकार है कि AOB 30 डिग्री है, लघु चाप की लंबाई क्या होगी? देखो, हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर मेरे दोस्त O है, और इसने हमें कह दिया कि मेरे भाई इसकी त्रिज्या जो है ये हमारे पास 6 है। तो हमें कहा सर देखिए ना, एक त्रिज्यखंड इस प्रकार से AO और B बन रहा है जिसमें AOB बराबर 30 डिग्री है। आप बस बताइए इस चाप की लंबाई क्या होगा, इस चाप की लंबाई। और आपको पता होना चाहिए कि चाप की लंबाई होता क्या है? चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360 और 2 पाई r। तो आप ही बताइए, थीटा तो हमारा 30 डिग्री है बटे 360 और 2 पाई r, बताइए r कितना है? r हमारे पास 6 है, आप आराम से 6 लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 तिया 36, यानी फाइनली आपका पाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका पाई हो गया। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। ये देखिए मेरे दोस्त, ये क्या है? ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, AD माध्यिका है। तो बताइए AD पर कोई पॉइंट अगर E है
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है? मेरे दोस्त मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले तो एक बात समझ लो कि कभी भी ऐसा हो जाए कि आपके पास एक त्रिभुज हो, ठीक है, और एक त्रिभुज के शीर्ष से अगर आप बेस के किसी भी पॉइंट को मिला दीजिएगा और इससे ये पूरा का पूरा बेस अगर x अनुपात y में कन्वर्ट हो गया, तो याद रखिएगा इनका एरिया भी x अनुपात y में ही कन्वर्ट होगा, है ना। क्योंकि दो त्रिभुज के, याद रख, किसी त्रिभुज के शीर्ष से आधार को मिलाने वाली रेखा आधार को जिस बेस में बांटती है, सॉरी, आधार को जिस रेशियो में बांटती है, एरिया का भी वही रेशियो होता है। आप सोच रहे होंगे कैसे होता है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। आप इस पॉइंट से इस रेखा पर, आप जानते हैं ना, एक और केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है। अगर हम इसको मेरे दोस्त h मान लेते हैं तो वही इस त्रिभुज की भी ऊंचाई होगी और इसकी भी ऊंचाई होगी। तो आइए इस त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। 1/2 और इसका आधार देखिए x है और ऊंचाई तो मेरे दोस्त h ही होगा। जरा सा उधर वाले त्रिभुज का एरिया निकालिए। 1/2, आधार तो मेरे दोस्त y ही रहेगा लेकिन हाइट इसके लिए भी h हो जाएगा। 1/2 से 1/2 h से h कट गया, x अनुपात y हो गया। यानी आपने क्या देखा, जो बेस रेशियो होते हैं वही एरिया रेशियो होता है, ठीक है। आज मेरे दोस्त क्या हुआ है, ध्यान दीजिए। अब मेरे दोस्त हमारे पास क्या हुआ है, एक्चुअल में ABC एक त्रिभुज है जिसमें आपसे कह दिया गया कि सर ये AD जो है ना दोस्त मेरे, ABC एक त्रिभुज है जिसमें स्पष्ट कहा गया कि AD हमारी माध्यिका है। और माध्यिका कहने का मतलब आधार को 1:1। तो याद रखना, आधार को अगर बराबर बराबर बांटा है तो ये दोनों त्रिभुज का एरिया भी बराबर बराबर हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त हमारा एरिया ट्रायंगल AB और D बराबर होगा AD और C के, एरिया ट्रायंगल AD और C के। अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से मेरी बात समझो, क्या कि इसकी एरिया और इसकी एरिया बराबर है? क्या मैं इसको कुछ मान सकता हूँ? बिल्कुल। तो ऐसा करो ना, आप इसके एरिया को 2 मान लो। क्या मान लिए? 2 मान लिए, ठीक है। इसका भी एरिया 2 मान लिए, इसका भी 2 मान लिए। अब हमें कहता है कि इस AD पर कहीं एक पॉइंट E है। अब पॉइंट E है तो मेरे दोस्त मैं अगर इस E पॉइंट को B और C से मिला देता हूँ तो तनिक बताइए, क्या एक बार फिर से मेरे दोस्त ये भी एक त्रिभुज नहीं बना? कहिएगा हाँ। तो इस त्रिभुज के लिए भी मेरे दोस्त बेस इक्वल है तो एरिया भी इक्वल होगा। तो बताइए, बड़ा त्रिभुज का एरिया 2 माने हैं तो इसका एरिया तो कुछ उससे कम मानना पड़ेगा, 1-1 मान लेते हैं। देखिए, तो बेस इक्वल है तो मेरे दोस्त एरिया भी इक्वल होगा, तो एरिया को हम 1-1 मान रहे हैं, है ना भाई। क्योंकि 1 मानेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, जब ये बड़े एरिया को आप 2 माने थे तो 2 में 1 तो ये भी 1 हो जाएगा, है। बुरे बड़े को 2 आप माने हैं जिसमें 1 तो ये भी 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा तो इस त्रिभुज के एरिया भी समान हो जाएंगे और इसके एरिया भी समान हो जाएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एरिया ट्रायंगल AB और E बराबर होगा एरिया ट्रायंगल AE और C। AE और C देखिए कहीं है ऑप्शन में ABE और ACE, ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और मेरे दोस्त ये BE और C बराबर होगा, B और C बराबर होगा, ये मेरे दोस्त संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहे AB प्लस BE, AB और प्लस BE बराबर AC और प्लस C, ऐसा भी कोई रूल यहाँ पर नहीं है। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्त इसको देखिए, ये क्या है? ये कहता है कि एक धातु की आयताकार चादर से जिसकी माप 40 और 15 सेमी है, चारों कोने से 4 सेमी खुला समान वर्ग काटे जाते हैं, शेष चादर को मोड़कर खुला संदूक बनाया जाता है। बताइए संदूक का आयतन क्या होगा? देखिए, आपके पास मेरे दोस्त एक आयत है, ठीक है, एक आयत है। इसकी लंबाई मेरे दोस्त हमारा 40 सेमी है और इसकी चौड़ाई ये हमारा 15 सेमी है। अब मेरे दोस्त एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है कि इसके इस कोने से, ठीक है भाई, इस कोने से, इस कोने से, और मेरे दोस्त इस कोने से, और मेरे दोस्त इस कोने से, ठीक है, प्रत्येक कोने से 4 सेमी का वर्ग काटा गया है।
अब 4 सेमी भुजा का वर्ग काटा जाएगा तो मित्र मेरे इधर भी 4 इधर भी 4 हो जाएंगे, इधर भी 4 इधर भी 4 हो जाएंगे, इधर भी 4 इधर भी 4 हो जाएंगे। ये हमारा मेरे दोस्त 4 है और ये भी हमारा 4 है। मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा 40 में 4 और इस 4 हो गया है। तो मित्र मुझे बस इतना बता दो कि ये कितना बचेगा। ये कितना बचेगा। पूरा 40 में 4 4 8 हट जाएगा तो ये हमारा 32 बचेगा। पूरा 15 में 4 4 8 खत्म हो जाएगा तो ये हमारा कितना मेरे दोस्त केवल 7 बचेगा, केवल 7। अब आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे दोस्त क्या करो कि ये जो मेरे भाई यहाँ पर है ना, यहाँ पर इसी को मुड़ा जाएगा, इसी को मुड़ा जाएगा, इसको इस तरीके से। ठीक है, यानी ये कोना कट के हट गया, कोना कट के हट गया, कोना कट के हट गया, कोना कट के हट गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के मोड़ देंगे, इसको भी ऐसे मोड़ देंगे, इसको भी ऐसे मोड़ देंगे, इसको भी ऐसे मोड़ देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मेरे दोस्त जब हम इसको इस तरीके से मोड़ेंगे तो ये जो 32 है ये हमारे लंबाई का काम करेगा, और ये जो हमारा 7 है ये मेरे दोस्त हमारे लिए चौड़ाई का काम करेगा। ठीक है, ये 7 जो है ना ये चौड़ाई बनेगा। ये जो पट्टा खड़ा होगा ना, 4 सेमी वाला पट्टा जो खड़ा होगा वो हाइट का काम करेगा। तो यहाँ पर ये जो 4 है ना मेरे दोस्त, ये हमारा हाइट का काम करेगा। यानी कि इस वक्त जो हमारा बॉक्स बनेगा उसकी लंबाई 32, चौड़ाई 7 और ऊंचाई, यही जो पट्टा खड़ा होगा ना 4 सेमी वाला पट्टा, वही हाइट बनेगा। तो क्या ही दिक्कत है, घनाभ खुला हो या बंद हो, आयतन LBH ही होता है। तो लिखिए, देखिए क्या है आपके खुला बॉक्स का लंबाई, लंबाई 32 हो जाएगा, चौड़ाई मेरे दोस्त हमारा 7 ही रहेगा, और ऊंचाई 4 है जो खड़ा हुआ है तो ये हमारा 4 हो गया। 28 दूनी 56, 28 तिया 84 और 5 मेरे दोस्त 89 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक लाइक का बटन प्रेस करते हुए मेरे दोस्त आप काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आइए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए। मेरे दोस्त देखिए ये आपको कह क्या रहा है, सरल रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। हमें कह रहे दोनों सरल रेखा का इक्वेशन है जो एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर होते हैं तो मेरे दोस्त दोनों का स्लोप बराबर होता है, दोनों का स्लोप बराबर होता है। एक और बात मैं आपको बता दूं, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ये है एक स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन का जब आप स्लोप निकालते हैं तो मेरे दोस्त वो हमारा हो जाएगा माइनस में x का गुणांक और बटे y का गुणांक, यही स्लोप होता है। तब तो बताइए सर, पहला समीकरण का स्लोप निकालेंगे तो माइनस में x का गुणांक हमारा a हो जाएगा और बाई y का गुणांक हमारा b हो जाएगा। ठीक है, अब स्लोप अगर उसका निकालेंगे, माइनस में x का गुणांक हमारा a हो जाएगा और बाई y का गुणांक ये हमारा मेरे दोस्त b हो जाएगा। ये दोनों है बराबर। अब यहाँ मेरे दोस्त ये माइनस से माइनस हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको बड़ी प्यार से समझिए कि मेरे भाई अगर ऐसा हो कि ये हमारा a बाई बी है, उसको मैं इस पार ले आऊं तो क्या ये a बाई बी नहीं हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 0 नहीं रह जाएगा। अब देखो इधर तो ये चीज है ही ना, ये चीज इधर प्लस में है, इस पार लेके आ जाऊं तो माइनस में हो जाएगा, और उस पार कुछ नहीं तो 0 रह जाएगा। यानी या तो ये रिलेशन दिया रहेगा या आपका ये रिलेशन दिया रहेगा। तो देखिए यही रिलेशन है जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया है। उम्मीद करते हैं कि समझ में सारे जन को आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बढ़ते रहिए मेरे दोस्त। 79 हो गया। हाँ, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका बेसिक बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। उन्हें बैच से होकर गुजरना होगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र बैच जा करके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर परचेज कीजिए और टीआरई के लिए आप तैयार हो जाइए। देखो ये कॉस थीटा बराबर 5 बटे मेरे दोस्त 13 है। 13 साइन प्लस 5 सेक 5 10 प्लस 12 कॉसेक का मान क्या होगा।
तो मित्र मेरे, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कॉस का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है। ये होता है आधार और बटे में कर्ण। आधार 5, कर्ण 13 है, तो लंब हो जाएगा 12। आप कहोगे हाँ सर। अब बैठा दो मेरे दोस्त, 13 और गुने साइन। साइन का मान क्या होगा, लंब और बटे कर्ण, यानी कि 12 और बटे 13 हो जाएगा। है प्लस 5 इंटू सेक। सेक बराबर कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण 13 है, आधार 5 है, ये हो जाएगा हमारा 13 बटे 5 डिनोमिनेटर में। मेरे दोस्त 5 10 और प्लस 12 कॉसेक। तो देखिए 5 और 10, 10 क्या होता है, लंब और बटे आधार, ये हमारा 12 बटे 5 और प्लस मेरे दोस्त 12 कॉसेक। 12 कॉसेक, कॉसेक कैसे होगा, कॉसेक हो जाएगा कर्ण और बटे लंब। तो मेरे दोस्त कर्ण हमारा 13 है, लंब हमारा 12 है। आइए मेरे दोस्त काम करते हैं। अब यहाँ 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 भी कैंसिल आउट हो गया। ये मेरे दोस्त हमारा क्या होगा, 5 से 5 हो गया, 12 से 12 हो गया। क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ 12 और 13 ऊपर में 25 रह गया है, और नीचे में भी देखो 12 और 13 मेरे दोस्त 25 रह गया है। फाइनल आंसर कितने आ गए, 1 आ गए। तो सभी लोगों ने इसका आंसर जम करके बनाया होगा, और जम के मेरे दोस्त आपको मजा भी आ रहा होगा। लाइक का बटन पहले प्रेस करना है, उसके बाद हमारे साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है। देखिए, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें x का मान बताइए क्या होगा। अगर ये समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर एक सर्कल है, तो x इसका रेडियस है। इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज का इन रेडियस। मेरे दोस्त ये हमारा 5 है, ये हमारा 12 है, तो कन्फर्म मेरे दोस्त ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट से 13 हो जाएगा। और आपको बताऊं, समकोण त्रिभुज में इन रेडियस का कंसेप्ट क्या होता है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। तो यहाँ इन रेडियस हमारा x है, लंब के रूप में हमारा 5 है, आधार के रूप में हमारा 12 है, और कर्ण के रूप में हमारा 13 है, और बटे 2 हो गया मेरे दोस्त। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएंगे, 17 माइनस 13, 4 4 और बटे 2। फाइनल आंसर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि अगर ऐसा होता कि इसके सिर से होकर वृत्त गुजरती, तो इसे सरकम सर्कल कहते हैं, और इसके रेडियस को सरकम रेडियस कहते हैं, जो कर्ण का आधा होता है। तो कर्ण का आधा हो जाता तो 6.5 हो जाता। इस वक्त हमें सिर्फ इन रेडियस मांगा था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 हो गया है। ठीक है, तो ये था हमारे 81 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि समझ में आया होगा। आओ मेरे दोस्त, हम चलते हैं 82 की ओर। देखो, ये कह रहा है कि यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से भाग दें तो 3 रिमाइंडर आए, तो निम्न में से किस संख्या को 7 से भाग दें कि 0 रिमाइंडर आए। अब कोई एक नंबर है, 7 से भाग दीजिएगा और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3। तो मैं आपको बताऊं एक बात, किसी नंबर में 7 से भाग दो, रिमाइंडर 3 आए, तो ये नंबर कम से कम 3 जरूर होगा। कम से कम कोई भी नंबर कम से कम अपने रिमाइंडर के बराबर जरूर होता है, तो ये कम से कम 3 अवश्य होगा, ताकि 7 से भाग देंगे तो 3 ही रिमाइंडर आएगा। अब कह रहा है ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिसमें 7 से भाग दें तो 0 रिमाइंडर आए, यानी 7 से कट जाए। तो 7 से कटने के लिए कम से कम 7 तो होना ही चाहिए। तो देखिए n का मान 3, यहाँ 3 रखेंगे तो ये 7 पूर्ण नहीं पाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो 7 पूरेगा नहीं, यहाँ 3 रख रहे हैं तो 7 पूर जा रहा है, और इसी में 7 से भाग देंगे तो कट के रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि 7 से कटने के लिए कम से कम 7 जरूर चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, आइए पढ़ते रहिए। अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, एक्चुअल में मेरे दोस्त यहाँ पर ये x नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 है। ठीक है, ये x नहीं है। आइए अब समझिए इसको क्या है ये। मेरे दोस्त ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, x माइनस माइनस प्लस, तो ये 3x और -1 होगा, और नीचे 5x माइनस 4s x माइनस 3 होगा, और बराबर मेरे दोस्त 4/5 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 15x माइनस 5, और ये हमारा हो जाएगा 4x और माइनस का 12। 15x में 4x आके घटेगा तो 11x बचेगा, और -5 इधर चला जाएगा, तो मेरे मित्र इधर जाके ये हमारा -7 रह जाएगा, यानी x का मान -7/11 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या उम्मीद करें कि समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बढ़िए। इसको देखिए, ये मेरे दोस्त क्या है,
ये कहता है के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस एक्स के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो के का मान क्या होगा। अब देखो मूल कब बराबर होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विवेचक 0 होता है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो मूल बराबर माने जाते हैं। अब इसकी कंपैरिजन आप करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सॉरी माइनस कह दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो वहां से b देखिए, हमारा b जो हो जाएगा माइनस के प्लस 1, तो b का करना है स्क्वायर, तो माइनस के प्लस 1, और इसका करना है मुझे मेरे दोस्त स्क्वायर, माइनस 4ac। a के रूप में देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो हमारा 1 है, और c के रूप में देखो हमारा मेरे दोस्त 4 है, बराबर हो गया 0। माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, तो के प्लस 1 का होल स्क्वायर, और मेरे दोस्त ये हमारा उस पर जाके हो जाएगा 16। तो के प्लस 1 बराबर क्या होना है, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4, यानी आप के बराबर, ध्यान दीजिए, के बराबर प्लस 4 लीजिएगा तो एक जाके घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस 4 लीजिएगा तो एक जाके मेरे दोस्त घटेगा तो माइनस 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3 और माइनस 5 आपको दिख रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे भाई लोग बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है, चलो थैंक यू। हो गया मेरे दोस्त, ये आप बढ़िए आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब मेरे दोस्त आप इसको बनाइए और आंसर दीजिए, कौन सा आपका आंसर आता है थोड़ा मैं देखता हूँ। सभी लोग बनाइए, तो ध्यान दीजिए। अब मेरे दोस्त पहला 6 मंथ पूरा पूरा है, दूसरा भी 6 मंथ पूरा पूरा है, और तीसरा केवल और केवल 5 मंथ है। अब देखते हैं कि आखिर कैसे ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। अब मेरे दोस्त यहाँ पर 8% का रेट, 8 है वार्षिक रेट, तो छमाही रेट 4% काम करेगा, छमाही रेट 4% काम करेगा, ठीक है भाई। और मेरे मित्र ये 5 महीना, तो देखो ये जो 12, ये जो 8% जो है ना, साल भर का रेट है। 12 महीने का रेट अगर 8% है तो 5 महीने का रेट क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा ध्यान देने चले जाएं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, फाइनली ये हमें 10/3% नजर आएगा। तो मेरे मित्र यहाँ पर 10/3%, यानी कहने का मतलब 1/30, ठीक है। अब आप जल्दी से मेरे दोस्त एक काम कर लो, यहाँ पर आप जैसे करना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे हमारे पास ये 10,000 है ना, आप कहोगे हाँ, 4% से बढ़ने का मतलब है 1/25 से बढ़ना, 1/25 से बढ़ेगा तो 26/25 हो जाएगा, ये भी 1/25 से बढ़ेगा तो 26/25 हो जाएगा, और मेरे दोस्त ये देखो 1/30 से बढ़ेगा तो मतलब 31/30 हो जाएगा। अब जो कटने उठने वाला है काट सकते हो। अब देखो यहाँ से कट करते हैं, 25 से मेरे मित्र 4 100 बार में जाएगा, और 25 से इसको देखेंगे तो 16 बार में जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जब मेरे दोस्त इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, तो मेरे भाई जब आप इसको, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और मेरे दोस्त गुना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई मेरे दोस्त करेंगे, तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये मेरे दोस्त आपका 11, ठीक है 4, ये 11,176 और दशमलव, 11,176 दशमलव मेरे मित्र 6 के आसपास, ये इतना लगभग आपको दिखेगा। आप गुना कर लीजिए, इतना लगभग आपको दिखेगा, ठीक है। आप इन सब को मल्टीप्लाई करके जब 30 से भाग देंगे तो अप्रॉक्स आपको ये दिखेगा, ठीक है। हमें ये क्या बोला है, हमें बोला है कि 17 माह के अंत में लाभ प्रतिशत बताइए, तो मतलब टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या होगा। तो टोटल इंटरेस्ट परसेंट देखेंगे तो एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, एक तो मैंने आपको ये दिखाया, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसे बनाना नहीं चाहेंगे, जो चाहेंगे कि हम ऐसे बनाए ही नहीं। फिर वो कैसे बनाना चाहेंगे, देखिए उनके बनाने का अंदाज ये भी होता है कि वो इसी चीज को ऐसे भी बनाते हैं, 448.16, ये 4 का CI जोड़ लिए। अब वो मेरे दोस्त इनका और इनका जोड़ना चाहते हैं, जब वो इनका और इनका जोड़ने जाएंगे ना, तो ये यहाँ पर है क्या, ये एक्चुअल में मेरे दोस्त 3.3 आपको दिख रहा है। तो फिर यहाँ x प्लस वाई करेंगे, तो यहाँ x प्लस वाई जब आप करेंगे तो 8.16
प्लस 3.3 है ना, x प्लस वाई, उसके बाद x इंटू वाई बाई 100, तो 8.16 और इंटू 3.3 और बाई मेरे दोस्त 100। तो हम यहाँ पर यही देखेंगे कि ये दोनों तो आराम से जुड़ेगा, 11 दशमलव मेरे दोस्त ये हमारा हो जाएगा 4 और 6, ये तो हमारा हो ही गया। और इधर से अगर हम देखें थोड़ा सा, तो इस ये हमारा 30 है, अगर इसको हम 800 भी मानते हैं 2400, ठीक है, और 2400 मतलब 0.2 के आसपास हमको दिखेगा। तो अप्रॉक्स मेरे दोस्त यहाँ पर 0.2 के आसपास आपको लगभग आपको दिखेगा। आप मेरे दोस्त भाग देख ले, ठीक हो, कि कैसे मैंने भाग दे वो मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट में इसको 30 मान लिया और इसको मेरे दोस्त डायरेक्ट में, हालांकि बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शन है तो गुना तो मेरे दोस्त करना पड़ेगा, गुना कर ही लो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गुना कर लोगे मेरे दोस्त तो 16 3 48 और 8 तिया 24 होगा, 16 3 48 और 8 तिया 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरे दोस्त अगर हम करने चले जाएंगे तो ये फाइनली हमारा 8 8 4 12, 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। और 3 अंक पहले दशमलव था, 2 अंक नीचे 0 है, तो सीधे मेरे दोस्त यहाँ आके पड़ जाएगा। यानी बिल्कुल मेरा मानना सही था कि 0.27 के आसपास आपको दिखेगा, ठीक है। तो अब इसी को मेरे दोस्त ऐड करोगे तो ये 11 दशमलव आपको क्या, तो 4 2 6, यहाँ देखिए 7 6 13 हो जाएगा, 6 और 1 7, मतलब इतना प्रतिशत आपको मेरे दोस्त लगभग दिखेगा। और ये हमें मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 11 दिख रहा है, ठीक है। मतलब 12 होने के कोई चांस नहीं है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपने 8 और 3 11 देख लिया है। और इसे जब कैलकुलेट कर रहे हो, इसको लगभग 800, इसको लगभग 30 मानोगे, 2400, 2400 बटे 100 24, 3 अंक पहले दशमलव देखो 0.02, मतलब किसी भी सूरत में ये 12 नहीं होगा। 12 नहीं होगा तो फिर 11.76 होगा। तो मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो थोड़े कैलकुलेटिव आते हैं, और जब कैलकुलेटिव आएगा तो मेरे दोस्त आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये हमारा क्या है, देखो ये हमें कहता है कि एक संख्या 82903000 को मानक रूप यानी इस फॉर्म में आपको लिखने कहा है, ठीक है। अब हमें कह रहा है के और प्लस एन का मान क्या होगा। मानक रूप समझते हो, मानक रूप जनरली मेरे दोस्त आप कैसे लिखते हो, जैसे यहाँ एक वर्ड लिखते हो और उसके बाद मेरे दोस्त पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है, और इनटू मेरे दोस्त 10⁻n, इसी फॉर्म में आप लिखना चाहते हो। तो आप क्या करो मेरे दोस्त, ये जो आपके पास 82 यहाँ पर 903 है और उसके बाद 4 जीरो है, तो आपको मेरे दोस्त करना क्या है वो समझिए। आपको एक्चुअल में यहाँ दशमलव डालना है, यहाँ अगर आप यहाँ दशमलव डालेंगे तो तनिक सोचिए कि आप कर क्या दिए। तो जितना अंक इधर आके दशमलव डालेंगे एक पर उतना ही जीरो से आपको गुना करना पड़ेगा। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक इधर आए हैं, तो मेरे दोस्त आपको एक पर 8 जीरो देने होंगे। देखिए 8 जीरो से ज्यादा हो गया क्या, 4 4 8 2 10 ज्यादा हो गया, ठीक है। तो आप मेरे दोस्त क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 8 अंक इधर आके डेसिमल डालेंगे तो मेरे दोस्त उधर एक पर 8 जीरो से आपको गुना करना होगा, ठीक है। तो 8.2 है जो अप्रोक्स 8 हो जाएगा आपका, और ये आपका 10 की पावर 8 हो जाएगा। यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया k इंटू 10⁻8 का, ठीक है। तो चलो मेरे दोस्त के 10 मेरे भाई n का, है ना, यही k इंटू 10⁻n कंपेरिजन कर लो। तो मेरे भाई k का मान आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो k का मान आपको 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, 4, हाँ मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान दो, ये जो हमारा 8.2903 है, अरे मेरे दोस्त जीरो का ना कोई वैल्यू नहीं होगा, ये तो मेरे दोस्त डिजिट है ना। और इनटू मेरे दोस्त यहाँ 10 की पावर कितने हो जाएंगे, 8। अब आप कंपैरिजन कर लो किससे, इससे कंपैरिजन कर लो। जैसे ही इससे कंपैरिजन करोगे तो देखो मेरे दोस्त के जगह पर क्या है, ये है आपका
और मेरे दोस्त ये जो 10 की पावर n है, तो ये n के जगह पर क्या है, तो मेरे दोस्त ये हमारा 8 है। तो ये हमारा हो जाएगा 8.2903 और प्लस ये मेरे दोस्त n का मान 8 है, जो 16.2903 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है, देखो अब एक मेंसुरेशन का सवाल फिर से आ गया है। मेरे दोस्त मेंसुरेशन का ये सवाल क्या कहता है, एक कागज एक आयताकार आयत ABCD के आकार में है, AB बराबर 22 है, BC बराबर 14 है। तदनुसार उस कागज से BC व्यास वाला एक अर्धवृत्ताकार भाग अलग कर दिया जाए तो कागज के शेष भाग का एरिया क्या होगा। मित्र मेरे, पहले तो आप यहां समझो, ये आपके पास कह दिया कि एक आयताकार कागज है, ठीक है, A B C और D, ठीक है, जिसमें AB का मान कितना दिया है, 22 सेमी दे दिया है, और मेरे दोस्त हमारा BC कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर हमारा दे दिया है। ठीक है, हमें क्या कह रहा है कि BC को व्यास मान करके, अब देखो मेरे दोस्त, अगर BC को डायामीटर मान करके एक अर्धवृत्त अगर हम काट के अलग कर लें, तो इसी को हम काट के अलग करेंगे। एक मेरे दोस्त अर्धवृत्त को काट कर अलग करेंगे तो इसी को काट के अलग करेंगे। हमें कह रहा है शेष भाग का एरिया क्या होगा। कैसे फाइंड करोगे, पूरे आयत के एरिया में से अर्धवृत्त के एरिया को घटा दोगे। तो मेरे दोस्त हमारा जो यहाँ पर शेष एरिया आएगा, क्या आ जाएगा, आयत का एरिया लंबाई गुने चौड़ाई, ये मेरे दोस्त हमारा 22 और गुने 14 हो जाएगा। और इनमें से घटाना है इसको, तो देखो जिसकी व्यास 14 हो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7। और अर्धवृत्त का एरिया क्या, 1/2 पाई, और मेरे दोस्त R², 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 308 और माइनस ये 77। अब यहां से घटाओगे 1 और ये हो जाएगा 23, यानी 231 इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। आप सभी लोग बना रहे हो, काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो ये है हमारा 87। ओके, आओ मेरे दोस्त देखो, क्योंकि सैटरडे संडे को इतना टेस्ट होता है, इतना टेस्ट होता है कि डिस्कशन में आधा घंटा ऊपर नीचे हो जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट 2 टाइम में होता है, सुबह में होता है, शाम में 6:30 8:30 भी होता है, 8:30 बजे रात तक टेस्ट ही होता है, उसके बाद ही डिस्कशन होता है, इसलिए सारे डिस्कशन एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी बात मंडे टू फ्राइडे तो आपका चैप्टर वाइज टेस्ट चलता है, ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट वाइज चलता है। मैं एक आपको बात कह देता हूँ, मेरी उपस्थिति जो है 10 बजे से मंडे टू संडे, मतलब एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहेगा। आप सभी लोगों को रोज लाइव रहना होगा, तब जाके मेरे दोस्त काम करने में मजा आएगा। देखिए ये कह रहा है क्या, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो इस रेखा के लंबवत हो और जिसका y इंटरसेप्ट मेरे दोस्त क्या हो जाए, -3 हो जाए। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, किसी लाइन का, ठीक है भाई, किसी लाइन के द्वारा y इंटरसेप्ट अगर काटा जा रहा है तो आपको मैं बताऊं कि y इंटरसेप्ट जिसे कि हम c से सूचित करते हैं, y इंटरसेप्ट हमारा -3 दिया हुआ है। ठीक है, जानते हो जिस लाइन के द्वारा y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, अगर उस लाइन का स्लोप मिल जाए तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस c। ठीक है, तो c तो आप जानते हो, अब आपको m फाइंड करना है। तो आज हम जिस लाइन का इक्वेशन चाह रहे हैं वो लाइन एक अन्य लाइन पर जाकर लंब हो जा रहा है, और उस अन्य लाइन का इक्वेशन कितना है मेरे दोस्त, 5x प्लस का 3y और बराबर 6। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, इसी लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए, और इसी लाइन के द्वारा y इंटरसेप्ट -3 है, और ये लाइन एक अन्य लाइन पर परपेंडिकुलर है जिसका इक्वेशन हम जान रहे हैं। हम इसका इक्वेशन तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक इसका स्लोप नहीं मिलेगा। तो मैं आपको, आप सभी को पता होगा, इसके स्लोप को अगर हम m1 मान लें, इसके स्लोप को अगर हम m2 मान लें, तो जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। अब आप देखिए मेरे दोस्त, इसका तो स्लोप फाइंड नहीं कर सकते, इसका फाइंड कर सकते हैं। स्लोप क्या होता है, माइनस में x का गुणांक और बटे y का गुणांक 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए m का मान हो गया -5/3,
और ये मेरे दोस्त हमारा m2 है बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, m2 बराबर हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो लीजिए इसका स्लोप आ गया 3/5। अब आप यही चीज़ यहाँ बैठा दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये अपना 3/5 इंटू एक्स, और ये c जो देख रहे हैं ना, ये मेरे दोस्त हमारा -3 है। एलसीएम लेंगे तो 5y इधर हो जाएगा 3x और माइनस का 15। आप सबको एक तरफ लेके चले जाओ, तो इसको उस तरफ लेके जाओगे तो 3x और माइनस का 5y हो जाएगा, -15 इस पर आएगा तो 15 हो जाएगा, यानी 3x माइनस वाई 5y बराबर 15। तो देखिए 3x और -5y बराबर 15, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो एकदम एकदम लाइक वगैरह का बटन प्रेस करते ही रहना है। ठीक है, चलो ये था हमारा 88 नंबर क्वेश्चन। आते हैं मेरे दोस्त 89 नंबर क्वेश्चन पर। देखो ये 89 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे, अब आप इसको थोड़ा समझना, बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्त। हम देख रहे हैं कि log 1 + 1/3 टू द बेस 3, log 1 + 1/4 टू द बेस 3, log 1 + 1/5 टू द बेस 3, इसी तरह से डॉट 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 log 1 + 1/24 टू द बेस 3। सबका बेस एक समान है, तो आप तनिक देखिए कि log एलसीएम अगर ले लेंगे तो मेरे दोस्त ये 4/3 आएगा, बेस में तो 3 है ही, प्लस, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास log है, बेस में तो 3 है ही, साथ ही 4 1 4 और 4 1 5/4 मेरे दोस्त ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि log बेस में 3, और मेरे दोस्त ये 5 एकम 5 1 6 6/5 हो जाएगा, ये हमारा 6/5 हो गया। और यही सिलसिला मेरे दोस्त चल रहा है, और लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया है, log बेस में 3 है, और ये हमारा हो जाएगा 24 1 25, 24 एकम 24 1 25/24, ये हमारा 25/24 हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, कहोगे क्या, थोड़ा रिलेशन देखो मेरे दोस्त, क्या हो रहा है वो देखो, ये 6/5 है ना, ये 5/4 है, मतलब जो यहाँ है वही यहाँ है और इससे कम नीचे में, जो यहाँ है वही यहाँ है और इससे कम नीचे में। तब तो मेरे दोस्त इससे जस्ट पहले लिखना चाहेंगे तो क्या लिखा सकता है, लिखा जाएगा log बेस में 3, जो यहाँ है 24 वो मेरे दोस्त यहाँ 24 रहेगा और उससे कम नीचे में रहेगा। मेरे दोस्त जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है, 4 है तो 4 उससे कम नीचे, 5 है तो 5 उससे कम नीचे, तो वही किए, 24 है तो 24 उससे कम नीचे, है ना। अब मेरे दोस्त आपको एक कंसेप्ट यहाँ यूज करना होगा, log m और प्लस log n बराबर क्या होता है, log ऑफ m इंटू n, तो log ऑफ m इंटू n। तो मित्र मेरे यहाँ पर हम यही देख पा रहे हैं कि सारे के सारे log प्लस में है, अगर बेस इक्वल हो और प्लस में हो तो इसे गुना में लिखा जा सकता है, यानी ये हमारा हो जाएगा log में बेस 3 है, ये 4/3, ठीक है भाई, 4 जितने बेस में जो रहने दीजिए, और जितना भी टर्म है उस सब आपस में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, गुना हो जाएगा, सारा चीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24/23, और मेरे दोस्त ये 25/24। और अब आप यहां से कुछ देखिए, क्या ये तो आपको कटता नजर आ रहा है, ये भी आपको कटता नजर आ रहा है, जब ऐसे कट रहा है तो ये भी किसी से कटेगा, ये भी किसी से कटेगा, ये 24 भी कट रहा है ना। तो फाइनली आप मेरे दोस्त क्या देख पा रहे हैं, यहाँ मेरे दोस्त बेस में 3 तो हमारा है ही, और ये यहाँ हम देख पा रहे हैं 25, और मेरे दोस्त बट्टे में हम देख पा रहे हैं 3। ठीक है, अब मैं आपको एक और यहाँ पर कंसेप्ट देता हूँ, उस कंसेप्ट को समझिए। log m और अपॉन n जो है, इसे log m और माइनस log n कहते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ भी क्या होगा, log m/n को आपको log m माइनस n कहना होगा। log m यानी कि 25, बेस में 3 है, 3 रहने दो, माइनस log n, और n देखो मेरे दोस्त नीचे है हमारा 3, और बेस में 3 जैसे है वैसे 3 रहने दो। अब मेरे दोस्त यहाँ देखना, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली, log 25 यानी 5 का स्क्वायर, बेस में 3 हो जाएगा, और ये मेरे दोस्त क्या होगा, तो log 3 टू द बेस 3, ये तो डायरेक्ट मेरे दोस्त हमारा 1 हो जाएगा, ये तो हमारा डायरेक्ट 1 हो जाएगा। आप कहोगे 1 का है, जब यहाँ वाली टर्म सेम हो तो 1 हो जाता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए log a टू द बेस a हमारा 1 होता है। ठीक है, अब बताओ जी, log में क्या होता है, पावर गुना में आ जाता है, पावर गुना में आ जाएगा, तो ये जो पावर 2 है वो आएगा गुना में, 2 log 5 टू द बेस 3 और -1। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, और ये आपको कहाँ पर दिख रहा है, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है।
तो उम्मीद करें कि आपको समझ में आया होगा। ए इज द राइट आंसर। चलिए, चले मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, तो मेरे दोस्त उन्हें कैलकुलेटिव वे में हमें करना पड़ता है। आइए अब इसको करते हैं। मेरे दोस्त ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने दो खिलौने में प्रत्येक को 990 में बेचा, एक को 10% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 10% की हानि पर बेचा। तो बताइए इस बिजनेस में आपको कितने की प्रॉफिट और कितने की लॉस हो गई। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि दो आर्टिकल का जब सीपी, दो वस्तु का जब एसपी आपस में इक्वल हो, ठीक है, और एक को आपने x% की लाभ पर बेचा हो और एक को आपने x% की लॉस पर बेचा हो, तो इस बिजनेस में ऑलवेज आपको लॉस ही होगा। ऑलवेज आपको लॉस होता है और वो x² अपॉन 100%। तो देखिए यहाँ पर x के जगह पर है क्या, 10, तो सीधा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बटे 100। यानी मेरे दोस्त 1% का आपको यहाँ पर लॉस होने लग गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये 90 नंबर हो गया। अब मेरे दोस्त 91 नंबर पे चलते हैं। आप ध्यान से देखिए, हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रूट है। रूट का मतलब होता है प्राइम। तो इन तीनों में किस कैलकुलेशन से प्राइम नंबर मिलता है, कैलकुलेट करते हैं। मेरे दोस्त इसी को कैलकुलेट देखिए। 3 दूनी 6 चौके 24 पंचे 120, 120 और 7 127। 127 तो मेरे दोस्त प्राइम नंबर ही है ना। एक एक आपको ना कम से कम 200 तक में कौन कौन से प्राइम होंगे ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए कैसे कहाँ से लाएंगे, कुछ नहीं, गूगल पे सर्च कर लीजिए 1 से लेकर 200 तक के प्राइम नंबर दिखेंगे, चार्ट बना लीजिएगा और मेरे दोस्त याद रखिएगा। ठीक है, अब मेरे भाई आप इसको देखिए, इसे कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये मेरे दोस्त भरवली गुना भी हो सकता है। ये हमें 6 6 चौके 24, 24 पंचे 120, 120 और 6 के 720। 720 को मेरे दोस्त अगर 7 से गुना करते हैं, 50 40, 50 40 और +5 तो हो जाएगा 50 145। ये किसी भी एंगल में मेरे दोस्त प्राइम नहीं है। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, 13 कॉमन अगर कर लेते हैं, 7 × 11 और +1 हो जाएगा, तो ये हमारा दिख जाएगा 13। और मेरे दोस्त ये 77 और 1 78, 78 भी प्राइम हमारा नहीं है। 78 छोड़िए ना, 13 × 78 है तो कंपोजिट नंबर हो गया, ये भी कंपोजिट हो गया, ये भी कंपोजिट हो गया। केवल और केवल प्राइम नंबर ऑप्शन नंबर सी है। तो मेरे मित्र सी ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और मेरे दोस्त कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। देखो प्राइम नंबर लिखने के कोई आज तक स्टैंडर्ड रूल नहीं बना है, स्टैंडर्ड रूल नहीं बना है। उसके लिए मेरे दोस्त आपको क्या करना होगा, भरवली ही ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये देखो क्या है। कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ एरिया उसके संपूर्ण पृष्ठ एरिया का 2/3 के बराबर है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ एरिया 271 सेमी स्क्वायर है तो बताइए बेलन का आयतन क्या होगा। मेरे दोस्त बेलन का वक्र पृष्ठ एरिया जो है वो 2πRH है और कुल पृष्ठ एरिया है 2πR × H+R। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें यही कहा कि वक्र पृष्ठ एरिया कुल पृष्ठ एरिया के 2/3 के बराबर है। तो मेरे दोस्त आप यहाँ पर देखो, तो 2πR से 2πR चला गया, ये हमारा h हो जाएगा और नीचे मेरे दोस्त ये हमारा H+R हो जाएगा और बराबर ये हो गया है 2/3। आप यहीं पर देखिए ना, ये आपका h है 2, h अगर 2 है और H+R 3 है, 3 में ये 2 तो ये हमारा 1 हो जाएगा, है ना। तो h और r हमारा क्या हो गया, 2:1। अनुपात की राशि अगर हम x मानते हैं, h हमारा 2x है और r हमारा 1x हो जाएगा। ठीक है ना। अब मेरे दोस्त ये देख रहे, यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ एरिया हमारा ये है तो वॉल्यूम क्या होगा। तो आप अगर अनुपात की राशि को यहाँ पर x मान लेते हैं
तो मेरे दोस्त टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r। तो 2 पाई r और इंटू h प्लस आर, यही है टोटल सरफेस एरिया जो दिया है 231। हम देख रहे हैं दो, ये हमारा 22/7, ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स, ये हमारा 3x² हो जाएगा बराबर 231। अब यहाँ से देख लो मेरे दोस्त 11 दूनी 22, 11 11 दूनी 22, 11 कम 11, ठीक है 3 से कट जाएगा, कितनी बार में 7 बार में जाएगा मेरे दोस्त। तो x² बराबर फाइनली क्या होगा 7 से इधर मल्टीप्लाई होगा 49 हो जाएंगे, और 2 दूनी 4 आके बटे में आ जाएगा। फाइनली x बराबर हमारा 7/2 आएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए, तो आइए हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा। वॉल्यूम अगर फाइंड हम करते हैं तो पाई r²h, r² r करोगे तो r तो x है, x का स्क्वायर x² हो जाएगा, और इंटू h, और h मेरे दोस्त कितना है 2x, तो 2x को अपने जगह पे रहने दो। फाइनली हमें ये दिखेगा 22 और बटे 7, दो अपने जगह पर रहेगा, x² इंटू एक्स x³, तो x का मान 7/2 है, 7/2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 343, और 2 का क्यूब 8। मेरे दोस्त अब जो कटता उठता है उसको काट खोट लीजिए और आंसर बता दीजिए। अब यहाँ से आप देखिएगा कि मेरे दोस्त 7 से 7 तो 28, 7 में 63 हो जाएंगे, और ये यहाँ से 2 से मेरे दोस्त 4 बार में, और मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा 11 बार में। तो फाइनली ये हमारा हो जाएगा 49 से कम 49, 49 और 4 53, और बटे में 2, जो मेरे दोस्त 26,269.5, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, और कहीं से आपको परेशानी नहीं होगा। क्या फास्ट रिवीजन परचेज नहीं हो रहा है? परचेज नहीं हो रहा है, दोबारा तिबारा ट्राई करना, फास्ट रिवीजन परचेज हो जाएगा। बाकी अगर फास्ट रिवीजन परचेज नहीं हो रहा है, ऑफिस वाले नंबर पर फोन करना कल, ठीक है। देखो, अब मेरे दोस्त यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। और आपको पता होना चाहिए कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो इस स्थिति में दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, और किसी इक्वेशन का जब हमें स्लोप फाइंड करना होता है तो कैसे फाइंड करते हैं, माइनस माइनस में x का गुणांक जो हमारा 2 है, और बटे y का गुणांक जो हमारा 3a है। और मेरे दोस्त यहाँ देखते हैं, माइनस में x का गुणांक ये हमारा -3 हो जाएगा, और बटे y का गुणांक ये हमारा 4 हो जाएगा, बराबर ये -1। माइनस माइनस प्लस हो गया है, और 2 दूनी 4 भी हो गया है, और 3 से 3 हमारा कट भी गया है। फाइनली 1/2a और बराबर -1 है मेरे दोस्त। तब तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2a बराबर 1 हो जाएगा, तो a बराबर होगा -1/2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा -1/2 होगा। कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे दोस्त, जमाने जब सो रहे हो तो काम करना चाहिए, तभी मेरे दोस्त इनाम मिलता है, फ्री में कहीं कुछ नहीं मिलता। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। अब 94 नंबर क्वेश्चन पर आओगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है कहानी इसमें। हम देख रहे हैं कि मेरे दोस्त हमें कहा गया कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी, और ये मेरे दोस्त हमारा डी है। हमें कहा गया कि दोनों के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे पर कहाँ मिलते हैं, एक दूसरे से मेरे दोस्त ओ पर मिलते हैं। ठीक है, अब कह रहे DAO, ये मेरे दोस्त हमारा ओ है, हमें कहा DAO 40 है। लो, DAO ये मेरे दोस्त आपका क्या है 40 है। इसके बाद BAO 35, BAO ये मेरे दोस्त हमारा 35 है। ठीक है, फिर देख रहे हैं हम COD बराबर 65, COD ये मेरे दोस्त हमारा क्या है 65 है। हमें कहता ODC का मान बताइए, ODC इस एंगल का मान हमसे पूछा गया। ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए कितना आसान है इसको निकालना।
सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कहोगे क्या? जानते हो दोस्त, ये समांतर चतुर्भुज हैं तो आमने सामने का साइड पैरेलल होगा। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का साइड पैरेलल होगा, तो ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों पैरेलल और मेरे दोस्त ये जो हमारा है ना, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तब तो मेरे दोस्त ये वाली एंगल और ये वाली एंगल क्या हो जाएगा, आपस में एकांतर हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ये 35 है तो ये भी हमारा 35 ही होगा। ठीक है, और अब देखो रेखा त्रिभुज कोई भी हो, तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो ये और ये मिलकर 180, जिसमें ये दोनों हमारा 100 है, तो ये फिक्स है कि हमारा 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, क्या उम्मीद करें कि सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल, बटन लाइक का प्रेस करते हुए बढ़ते चलो। ये है हमारा 94। ओके मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो, ये तो मेरे दोस्त एक मामूली सा सवाल है, लेकिन आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे भाई ये थोड़ा सा आपके लिए का, हालांकि मैंने स्टैटिक्स के अंदर इसको बनाया है। हमने मेरे दोस्त एक स्टैटिक्स चैप्टर पढ़ाया है, स्टैटिक्स में हमने माध्यिका को बताया है। और माध्यिका माध्यिका में क्या है कि देखिए, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट नहीं है। अपर इस एक पहला वर्ग का अपर लिमिट, अगला वर्ग का लोअर लिमिट होता है, तब हम माध्यिका स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त इसको बनाना। ठीक है, तो पहले तो इसे आपको ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आप मेरे दोस्त माध्यिका निकालोगे, और माध्यिका के लिए संचयी बारंबारता निकालना होगा। और फिर मेरे दोस्त आपको इसके लिए क्या करना है, मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस सी और बाई एफ और इंटू एच, इस कंसेप्ट का मेरे दोस्त आपको पालन करना है। तो आप इस क्वेश्चन को हेल्प लेकर मेरे दोस्त आप बनाओगे। ठीक है, कहाँ से इसका हेल्प लोगे, तो मेरे दोस्त मुझे पूरी तरह से याद है कि मैं जब आपको स्टैटिक्स पढ़ाया हूँ, तो स्टैटिक्स के अंदर मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को हमने बड़ी प्यार से समझाया है। ठीक है, और मैं अभी अभी सामने रखा हूँ आपका स्टैटिक्स का वो टॉपिक। मेरे दोस्त बिल्कुल मैंने स्टैटिक्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को समझाया है। आप मेरे दोस्त इसको बनाना वहाँ से। ठीक है, और इसका आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। थोड़ा हेल्प ले लेना, इससे क्या होगा कि माध्यिका से संबंधित आपको पूरा ज्ञान भी मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिक्स में इसी चैनल पे पढ़ाया हूँ, आप स्टैटिक्स के टॉपिक को सर्च कर लेना। 5 वीडियो है, उसमें किसी एक वीडियो में हम सिर्फ माध्यिका के बारे में बताए हैं। ठीक है, वहाँ पे आप जाना, उसमें हम एक नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल के बारे में बताए हैं। अभी बताएंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपका मेरे दोस्त रुचि थोड़ा सा घट जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को देखिए, है ना। मुश्किल से 40 से 45 मिनट का है, पूरा माध्यिका आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप इसको बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, यही है वो फास्ट रिवीजन कोर्स जो अभी अभी अंतिम समय में आया है, जो TRE 3.0 के लिए भी है, और एस्टेट वाले भी इसको मेरे दोस्त ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम मेरे दोस्त इसकी बात करते हैं, और देखिए ये हमारा क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा है त्रिभुज। एक त्रिभुज के अंतः केंद्र आई हैं और परिकेंद्र हमारा O है। ABC का मान x डिग्री है, BID बराबर y है, BOD बराबर z है। हमें कह रहा है कि बताओ सर इसका मान क्या होगा। मेरे दोस्त एक्चुअल में ये जो हमारा आंसर होना है, ये क्वेश्चन हमारा x प्लस जेड बाई वाई था। ठीक है, x प्लस जेड बाई वाई। देखिए हम आपको बताते हैं कितना आसान है। मेरे दोस्त सबसे पहले आप क्या करिए, आपके पास एक ट्रेंगल है, ठीक है, और ट्रेंगल का नाम उन्होंने क्या दिया है, ए बी और सी। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसका अंतः केंद्र आई है। ठीक है, अच्छी बात है, और परिकेंद्र हमारा ओ है। ए बी सी बराबर x डिग्री है। देखिए मेरे दोस्त, ये जो हमारा पूरा ए बी सी है ना, ये मेरे दोस्त हमारा x डिग्री है। ठीक है, फिर हमें कह रहा है कि बी आई डी है y। बी आई डी वाई कहने का मतलब ये हुआ कि आपको कहीं ना कहीं अंतः केंद्र मानना पड़ेगा। आइए हम इस पॉइंट को अंतः केंद्र मान लिए। ठीक है, और यहां हमें बी आई डी दिया हुआ है। बी आई डी तो डी से तो अभी तक दर्शन हुआ नहीं है, तो आगे पढ़िए। बी आई डी बराबर वाई, बी ओ डी बराबर जेड, एक्स प्लस जेड बाई वाई का मान क्या होगा, यदि ए आई को आगे बढ़ाने पर परिवृत्त को डी पर काटता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष को टच करने वाले जो वृत्त हैं,
ठीक है। जब आप ए आई को आगे बढ़ाइएगा, इस ए आई को आगे बढ़ाइएगा, तो मेरे दोस्त ये यहां पर आकर के इस वृत्त को डी पर काट रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ हमें क्या कहा गया है कि सरकम सेंटर हमारा ओ है, यानी इस बाहरी वृत्त का सेंटर ओ है। तो इसको जब हम मेरे दोस्त इन सेंटर माने हैं, तो यहीं पर कहीं सरकम सेंटर ओ मान लेते हैं। ठीक है। अब क्या क्या दिया है पहले तो वो समझिए। हमें दिया है बी आई डी बराबर वाई। बी आई डी वाई कहने का मतलब ये है कि आप बी को है, इसका मतलब ये हुआ कि आप बी को आई से मिलाइए, बी आई डी। मेरे दोस्त ये हमारा कितना दिया है, ये एंगल हमारा y दिया हुआ है। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, क्योंकि ये है इन सेंटर, और इन सेंटर को जब किसी शीर्ष से मिलाया जाएगा, तो किसी शीर्ष से चलने वाली लाइन जो इन सेंटर से होकर जाती है वो एंगल बाइसेक्टर होती है। तब तो ये पूरा जो x है वो मेरे दोस्त x/2 और x/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, आप कहोगे हाँ जी सर। इसके अलावे मेरे दोस्त हम एक और चीज देख रहे हैं, देख रहे हैं कि BOD बराबर हमारा z है। तो मेरे दोस्त देखो, अगर हम BOD बराबर z देखते हैं, ये देखो ये हमारा BO और D, ये हमारा z है। तो मेरे भाई ये हमारा z दिया हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा सेंटर O है ना, वो बाहरी वृत्त का ही सेंटर है, बाहरी वृत्त का ही सेंटर है। आपने ये पढ़ा होगा कि किसी वृत्त के अंदर किसी एक ही चाप के द्वारा जो कोण बनेगा केंद्र पर, उससे आधा बनेगा परिधि पर। यानी चाप BD के द्वारा सेंटर पर Z बना है, तो इसी चाप BD के द्वारा परिधि पर, यानी यहां पर Z का आधा Z/2 बनेगा। बोलिए हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ सर। अब मेरे दोस्त मैं आपको कहूंगा कि सवाल यहीं पे खत्म हो गया। ये वो कैसे, देखिए ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, थोड़ा चीजों को समझिए। ये आपको इस तरीके से दिख रहा है इस फिगर के अंदर में कहीं पर, जहां पर आप A, यहां पर B और यहां पर आप I देख रहे हैं। ये आपका x/2 है, ये मेरे दोस्त आपका z/2 है, और ये आपका y है। जानते हैं किसी त्रिभुज का एक भुजा आगे बढ़ाने से जो बहिष्कोण बनेंगे, वो बहिष्कोण बराबर क्या होगा, सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर, यानी x/2 और प्लस मेरे मित्र ये हमारा z/2 हो जाएगा। तब तो फाइनली हम यही देखने जाएंगे कि मेरे भाई ये y बराबर क्या हो गया, x + z/2 हो गया। अगर मैं 2 को इधर ले आता हूं तो 2 इधर आ जाएगा, और ये x + z और बटा में मेरे दोस्त y आ जाएगा, यानी x + z/y ये हमारा 2 हो जाएगा। x + z/y ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ये मेरे दोस्त एक बेहतरीन क्वेश्चनों में से। आइए मेरे दोस्त ध्यान दीजिए। अब देखिए, एक त्रिभुज के शीर्ष 3 शीर्ष दिए हुए हैं। हमें कह रहा है कि केंद्र का निर्देशांक ये है, h और k बताइए। सबसे पहले तो फाइनल यहां लिख देना चाहिए कि केंद्र कौन सा है। केंद्र 4 प्रकार के होते हैं, तो क्लियर यहां पर लिखना चाहिए था केंद्रक। ठीक है, ओके। और ऐसे सीधा सेंटर लिखा है, तो मेरे दोस्त 4 सेंटर होते हैं ना, केंद्रक, परिकेंद्र, अंतर केंद्र, है ना, लंब केंद्र, 4 सेंटर होते हैं। होते तो 5वां सेंटर एक्सो सेंटर भी है ना। तो मेरे दोस्त एक्चुअल में वो हमारा सेंट्रॉइड है। और आपको ये पता होना चाहिए कि किसी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, किसी ट्रायंगल के अंदर आपने एक मीडियन खींची, कहोगे हाँ जी सर। आपने दूसरी खींची, आप कहोगे हाँ जी सर। और मेरे दोस्त आपने तीसरी खींची, कहोगे बिल्कुल। अब ये तीनों ही मीडियन जो मेरे दोस्त आप देख पा रहे हो, ये तीनों मीडियन एक दूसरे को O पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। और मेरे दोस्त यही हमारा सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड का यही हमारा मेरे दोस्त क्या है, सेंट्रॉइड है। और सेंट्रॉइड का जो x होता है, समझने की कोशिश करना, सेंट्रॉइड का जो x होता है वो x1 + x2 + x3/3 होता है। और सेंट्रॉइड का जो y होता है y1 + y2 + y3/3 होता है। एकदम पेशेंस मार के बैठिए। ठीक है। अब देखिए, आपके यही है किरण केंद्र का निर्देशांक, यही है सेंट्रॉइड का निर्देशांक। ठीक है। ये हमारा x1y1, ये x2y2 और ये हमारा x3y3। चलिए बैठाते हैं।
पहले हम सेंट्रॉइड का x लिए हैं, तो ये मेरे दोस्त हमारा यहाँ 3 हो जाएगा। सेंट्रॉइड का x हमारा 3 है। अब x1 यहाँ से देखेंगे हमारा 4 हो जाएगा। x2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और x3 कितना हो जाएगा, ये हमारा h हो जाएगा। और बाय में 3 हो गया। 3 से इधर गुना करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। 6 4 10 प्लस h। फाइनली h बराबर हमारा -1 होगा। ठीक है भाई, आप कहोगे हाँ जी सर। उसी तरह से मेरे दोस्त y फाइंड करना है। तो देखो सेंट्रॉइड का हमारा y क्या है, 6 है। अब यहाँ से y1 लोगे, y1 के y2 हमारा 9 और y3 हमारा 4। k प्लस 9 और प्लस 4 और बटे में 3। मेरे दोस्त ये हमारा 6 3 18 हो जाएगा, बराबर k प्लस 13। तो k का मान क्या हो जाएगा, 5। तो k का मान 5 हो जाएगा, यानी -1 और 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे दोस्त हमारा क्वेश्चन नंबर 97। देखो बाजार समिति में आपका बैच 23 तारीख से आ रहा है। बाजार समिति सेंटर पर 23 तारीख से आपका बैच आ रहा है। तो आप में जो कोई भी बाजार समिति सेंटर के आसपास हैं, आप 23 तारीख से सेंटर पर एक बार विजिट कर लीजिए। 23 से आपका बैच आ रहा है 4.0 के लिए। आइए मेरे दोस्त इसको देखिए, ये हमारा क्या है, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो दोस्त मेरे, ये हमें क्या कहा है, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। अब हम आपको कुछ बात बताते हैं। क्या मेरे दोस्त होता क्या है, 1 डिग्री, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से समझिए, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है मेरे दोस्त, आप कहोगे हाँ जी सर। सबसे पहला काम क्या है मेरे दोस्त, सबसे पहला काम है ये जो आपका 20 मिनट है और ये जो 36 सेकेंड है ना, 36 सेकेंड को 60 से भाग दीजिए, ये भी मिनट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए मेरे दोस्त, ये हमारा हो गया 12 तिया 36 और ये हो गया 12 पंचे 60। फाइनली ये हमारा 100 प्लस 3 103। 103/5 ये हमारा क्या है, मिनट है। ठीक है भाई, तो सेकंड में 60 से भाग दिए, मिनट हो गया। अब इस मिनट में अगर आप 60 से भाग देते हो तो मेरे दोस्त ये हमारा डिग्री हो जाएगा। यानी अब ये हमारा 105/300 ये हमारा डिग्री हो गया। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी आप देखिए, पहले आपने सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया, तो ई पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब थोड़ा सा डिग्री पहले भी था, तो डिग्री को डिग्री में मेरे दोस्त आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करिएगा तो ये आपका 15,000 और ये 105 हो जाएगा, तो ये 15,105 हो जाएगा। और मेरे दोस्त बटे में क्या, 300। इतना हो गया हमारा डिग्री। अगर इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो देखिए, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अगर यहाँ 1 डिग्री बराबर निकालेंगे ना, पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इसमें हमें क्या करना होगा, पाई बाई 180 रेडियन से गुणा करना होगा। आप जैसे ही गुणा करेंगे 15,105 और बाई ये हमारा हो जाएगा 18 तिया 54, 54,000 और साथ में पाई। अब आप मेरे दोस्त यहाँ पर भाग देने जाएंगे, ऊपर 15 नीचे 54,000, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा और 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन साथ में पाई रहेगा। तो मेरे दोस्त 0 पॉइंट समथिंग और साथ में पाई, ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का आंसर हमें दिख रहा है। बाकी आप डिवाइड करके देखें, बिल्कुल आपका मेरे दोस्त ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो पहले सेकंड में 60 से भाग देंगे, मिनट में, मिनट को 60 से भाग देंगे डिग्री में, और डिग्री में मेरे दोस्त पाई बाई 180 से गुना कर देंगे, तो वो हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आइए मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अब इसको देखो मेरे दोस्त ध्यान से, दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक 231 है, दोनों संख्या का महत्तम समावर्तक 11 है। पहली 77 तो दूसरी क्या होगा, देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर ये हमारा एलसीएम और इंटू एचसीएफ। इससे मेरे दोस्त ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो फाइनली दूसरा नंबर कितने हो जाएंगे, हमारा 33 हो जाएगा। तो 33 मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, बढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर 100।
अब देखो 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1+1/3 + 1/3 के स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट, बताइए इसका मान क्या होगा। तो मेरे दोस्त मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ना, 1/3 1/3 हुआ, फिर इसका 1/3, फिर इसका 1/3। तो मेरे दोस्त ये क्या है, एक हमारे पास जीपी है, और जीपी के अनंत पदों का योगफल 1/a - होता है। तो आइए बैठाइए, 1/a, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, और माइनस आर, आर बराबर क्या होगा, दूसरा पद बटा पहला पद, यानी कि 1/3। तो आइए मेरे दोस्त, ये हमारा 1/3, फाइनली ये हमारा हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर 3/2 यानी 1.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत कहीं से नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए तो कितने नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ठीक है भाई, आओ। अब ये देखो, ये क्या है, ये आपसे माध्य मांग रहा है। ये बताइए सर, माध्य का मान क्या होगा। मेरे दोस्त ध्यान से देखो, कि माध्य का मान क्या होता है यहाँ पर, आइए हम आपको बताते हैं। मेरे दोस्त एक्चुअल में है क्या यहाँ पे, ये 0 से 9, ठीक है, ये 0 से 9 है, 10 से 19 है, और मेरे दोस्त ये हमारा 20 से 29 है, ये दोस्त हमारा 30 से 39 है, ये हमारा मेरे दोस्त 40 से 49 है। ठीक है, आगे मेरे भाई हमारा क्या है, 50 से 59 है, और ये मेरे दोस्त हमारा 60 से 69 है, और मेरे दोस्त देख रहे हैं 70 से 79 है। ठीक है, ये हमारा हो गया चरमान। ओके, ये चरमान है। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं कि ये हमारा 15 है, ये 20 है, ये 25 है, 24 है, 12 है, 31 है, 71 है, और मेरे दोस्त आगे जाके हमारा 52 है। ठीक है, अब आपको हम एक सिंपल सी बात बताते हैं। अगर आपको माध्य निकालना है, तो पहला काम तो आपको ये करना होगा कि तुरंत आपको एक्साई निकालना होगा, L+U/2। और मेरे दोस्त L+U/2, थोड़ा ध्यान से देखना, L+U/2, ये 0+9, 9/2 4.5 हो जाएगा। ये 10+9 29, ये हमारा 14.5 हो जाएगा। हम देख रहे हैं ये 10 बढ़ रहा है, 10 बढ़ाते चलिए, 24.5, 34.5, 44.5, ये 54.5, 64.5, और मेरे मित्र ये हमारा 74.5। ये हो गया हमारा x, और ये मेरे दोस्त हमारा क्या है, f/x। तो आपको क्या करना होगा, fx निकालना होगा, यानी f और x को गुणा करके लिखना होगा, और सारे fx को मेरे दोस्त लास्ट में ऐड कर लेना होगा। उसी प्रकार से मेरे दोस्त, जितना यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, सारे फ्रीक्वेंसी को आपको ऐड करना होगा, है ना। ये सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेना, तो सिग्मा एफ निकल जाएगा। सारे एफ एक्स को ऐड कर लेना, ये सिग्मा हमारा एफ एक्स निकल जाएगा। ठीक है, और अंत में आपको माध्य निकालना है, सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ। आप भाग दे दीजिएगा 49.9, इस क्वेश्चन का आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, ये मेरे दोस्त मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, ये मैंने आपको एक आइडिया दिया, क्योंकि एग्जाम में बनाना आपको है, मुझे नहीं बनाना है। मैं आपको आइडिया दिया हूँ, आपको ये बनाना होगा। ठीक है, ओके। बाकी अगर आप में से स्टैटिक्स किन्हीं का बहुत लूज होगा, मैंने स्टैटिक्स पढ़ा रखा है, आप वहां से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, पढ़ो। अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन पे आ जाओ, और देखो ये क्वेश्चन क्या है, समझना। कहते एक आदमी को प्रथम वर्ष में 100 रुपया पेंशन मिलता है, प्रत्येक वर्ष उसके पिछले वर्ष का 90% उसको पेंशन मिलता है, और यह मानकर चला जाए कि वो सदा जीवित रहता है, तो बताइए उसकी रकम क्या होगी। ये अजीब बात है,
100 रुपया उसको वेतन मिलता है, और ये भी कह दिया कि हर महीना पिछले महीने का 90% मिलता है, और ये भी कह दिया वो सदैव जीवित रहेगा, अमर अजर है, तो बताइए उसको कुल राशि क्या मिलेगा। तो अगर वो सदैव जीवित रहेगा, अमर रहेगा, इसका मतलब इनफाइनाइट टर्म की बात हो रही है। कहोगे हाँ जी सर। तो देखो, पहला महीना 100 रुपये वेतन मिला, दूसरा महीना इसका 90% यानी 9/10 मिलेगा, उसका अगला महीना जितना यहाँ मिल रहा था ना, अब इसका 90% यहाँ मिलेगा, उसका अगला महीना, तो मेरे दोस्त आप देखोगे 100 के 90% का 90% यहाँ मिल रहा था, अब मेरे दोस्त इसका 90% यहाँ मिलेगा, और इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना, इनफाइनाइट तक जाएगा। हमें कह रहे हैं कि पूरा जोड़ के बताइए उसका कुल रकम क्या होगा। मैं तो कहूँगा कि आप 100 कॉमन ही कर लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो एक, यहाँ 9/10, यहाँ 9/10 की स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ मेरे दोस्त 9/10 की क्यूब हो जाएगा। आप जानते हो इस तरीके से, और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। जब इस तरीके से मामला चलने लगे कि 1 9/10, 9/10 का स्क्वायर, 9/10 का क्यूब, तो मेरे दोस्त ये हमारा जीपी है, और जीपी के अनंत पदों का योग अभी अभी हमने लिखा था, जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का योगफल a/1 माइनस। ठीक है, अब मेरे दोस्त देखो कहीं पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, रुको, ओ यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया मेरे दोस्त, ठहरो। ये मेरे दोस्त हमारा क्या होता है, a/1 माइनस आर। ठीक है, तो ये मेरे भाई हमारा a है, तो a तो हमारा 1 हो गया। ठीक है, और रही बात r की, तो r तो हमने यहाँ पे निकाल ही लिया, 1 माइनस आर, आर है 1/3। अब मेरे दोस्त हमारा आंसर हुआ, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। ठीक है मेरे भाई, गुस्सा मत होना, गुस्सा नहीं होने का, ओके। हो गया भाई, आओ आओ इसको करते हैं। अब मेरे दोस्त हमारा क्या हो जाएगा, 100। अब देखो ये जीपी के अनंत पदों का योग है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, ए हो गया, बटा 1 माइनस आर, आर क्या होगा, दूसरा पद बटा पहला पद, ये हमारा 9/10 ही हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। ये हमारा 100 हो जाएगा मेरे दोस्त, और इंटू ये एलसीएम लेंगे 10, 10 माइनस 9 1, 1/10, 10 चला जाएगा हमारा ऊपर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, पढ़े, ठीक है। मिस्टर हेमंत कुमार, कुछ भी मिस्टेक नहीं है, चलते रहिए, काम करते रहिए, है ना। देखिए देखिए, कह रहा है कि 60 मीटर और 30 मीटर माप की एक आयताकार मैदान के एक कोने में बंधी 16 मीटर लंबी रस्सी के दूसरे छोर से एक गधे को बांधा जाता है। ठीक है, और कह रहा है कि गधा इस मैदान का लगभग कितना वर्ग मीटर घास चर लेगा। अब हम आपको ये बात पूछते हैं, कहिएगा क्या। मेरे दोस्त हमारे पास एक आयत है, घबराने की जरूरत ही क्या है। ये हमारे पास एक आयत है जिसका ये डायमेंशन है, यानी कि 60 मीटर लंबा और मेरे दोस्त 30 मीटर चौड़ा, ये इसकी डायमेंशन है। हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया है कि किसी कोने में एक गाय को बांधा गया है जिसमें रस्सी की लंबाई 16 मीटर रखी गई है। तब तो मेरे मित्र ये घोड़ा बहुत करेगा ना, या गधा जो भी हो, तो तन के इतना ही दूर का घास वो चर पाएगा। तो हमें यही कह रहा है कितना घास वो चर पाएगा। तो आपको मैं सबसे पहले ये कह दूं कि मित्र मेरे ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, अब अगर हमें इस घास वाले भाग का एरिया निकालना होगा, यानी चरे जा सकने वाली अगर मेरे दोस्त हम एरिया फाइंड करते हैं, तो क्या होगा, एक त्रिज्यखंड का एरिया, यानी कि हालांकि आपको पता होगा कि 90 डिग्री वाले त्रिज्यखंड को चतुर्थांश कहते हैं, और चतुर्थांश का एरिया 1/4 होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई, और मेरे दोस्त आर स्क्वायर, 16 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। अब यहाँ से हम थोड़ा देख लेते, 4 से इसको काट लेते, 64 हो जाता, तो 64 दूनी 128। ठीक है,
और 64 दूनी 128। 128 में मेरे दोस्त 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130, और बटे में हमारा क्या है 6, 7 ना 7। रुकिए कहीं तो वो देखिए 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई, ठीक है भाई, आर स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। अब 4 से जब आप इसको काटेंगे तो मेरे दोस्त ये होगा क्या, 6 चौके 24, 4 चौके 16। अब ये देखिए 22, 64 दूनी 128, और 64 दूनी 128 और मेरे दोस्त 12, ये कितने हो जाएंगे, 130 हो जाएंगे। और बटे मेरे दोस्त क्या है, ये हमारा 7 है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ओ हाँ मेरे दोस्त, यहां पर जोड़ने में मिस्टेक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, ये हमारा जब 64 दूनी 128, 64 दूनी 128 और 12 140 हो जाएगा, है ना। चलिए थैंक यू। अब ये देखिए मेरे दोस्त 201 और 0.14 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है प्रॉक्स 201 हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। हो गया। अब देखो मेरे दोस्त, आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर रेक्टेंगल के एरिया में से क्वाड्रांट हटा दीजिए, तब तो वो एरिया आएगा ना जो घोड़ा नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन मुझे कहा मुझे वो एरिया चाहिए जिसमें घोड़ा चढ़ पाएगा, तो चढ़ तो यहीं पे पाएगा ना, तो मुझे यही एरिया चाहिए। अब इसको देखिए ये क्या है, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास एक मेरे दोस्त बहुपद है। कह रहा है कि इस बहुपद को जब हम इससे भाग देते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है। जब इस बहुपद को हम इससे भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो मेरे दोस्त आप देखिए, जिससे भाग देना है उसको आप 0 के बराबर करिए, कर दिए। अब यहां से x बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हमारे पास 3 हो जाएगा। x बराबर 3 हो पाएगा, कहोगा हाँ सर। तो मैंने जिससे भाग देना था उसको 0 के बराबर किया और x का मान निकाल लिए। अब x का वही मान इसमें आप पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा मेरे दोस्ती, 243 हो जाएगा। 9 × 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 12 और 3 36 हो जाएगा, माइनस का 14। मतलब क्या हुआ कि जिससे भाग देना था उसको 0 के बराबर करके x का मान निकालो और x का मान इसमें डाल दो। जैसे आपने डाल दिया भाग हो गया, अब जो आएगा वही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो यहाँ 243 और ये हमारा 36, 6 और 3 9, और मेरे दोस्त ये हो जाएगा 7, 279 और 81 और ये 14। तो मेरे दोस्त 81 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 95। ये हमारा 4 हो गया है और ये 8 हमारा 184। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 184 हो जाएगा। ठीक है, क्या उम्मीद करें कि समझ में सबको आया होगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अब मेरे दोस्त इसको देखिए थोड़ा ध्यान से। ये हमारा क्वेश्चन है कि 20 सेमी आंतरिक त्रिज्या के अर्धगोलीय कटोरे में सॉस है। ठीक है, इस सॉस को 5 सेमी त्रिज्या और 8 सेमी ऊंचाई वाले शंक्वाकार बोतल में भरना है। बोतलों की संख्या क्या होगा। एक बड़े से डायग्राम के एक बड़े से डायग्राम में कुछ भरा हुआ है उस सामान को, या एक बड़े से डायग्राम को पिघला करके जब छोटे छोटे डायग्राम बनाए जाते हैं तो याद रखना कि छोटे डायग्राम की जो मेरे दोस्त हमारी संख्या होती है कुछ नहीं, बड़े डायग्राम का आयतन बटे एक छोटे डायग्राम का आयतन। तो बड़ा डायग्राम कैसा है, अर्धगोला के जैसा है, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 20 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8000 सेमी क्यूब। बनाया जा रहा है शंकु, तो एक शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इंटू एच, और एच हमारा 8 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त जो कटता है उसको काट दीजिए। पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पर 25। ठीक है, मेरे दोस्त ऐसा कर लो, 2 से इसको काट लो 4 बार में। ठीक है, आप कहोगे हाँ जी सर 2 से कट गया। अब मेरे दोस्त ये 25 चौके 100, 100 से 2 जीरो कट जाएगा, तो सीधा सीधा हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है सर, बाहर वाला पार्ट को काहे नहीं लिए, समझ नहीं आया। कौन सा बाहर वाला पार्ट नहीं लिए मेरे दोस्त।
बाहर वाला पार्ट कहाँ में नहीं लिए मेरे दोस्त? ये देखो, हमसे जब पूछेगा कि वो एरिया बताइए जो घास नहीं चर सकता है, तो घास नहीं चरने की बात करता ना, तो पूरे आयत के एरिया में से इस त्रिज्यखंड को हटा देते। लेकिन हमें कहा कि घास चरे जा सकने वाला एरिया, यानी जिस एरिया का घास चर सकते हैं उसका एरिया, तो यहीं पे घास चर सकते हैं, तो इसी का एरिया बताना पड़ गया। अब मेरे दोस्त आप इसको देखो और ध्यान से पढ़ो। देखो ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो मेरे दोस्त हम देख रहे हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाएं त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है। देखो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट वन तो सही है, क्योंकि त्रिभुज की जो मीडियन होती है वो त्रिभुज के किसी एक शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या बोलता है? त्रिभुज के केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटती है, ये भी सही है। त्रिभुज के जो केंद्रक होते हैं वो माध्यिका को 2:1 में बांटते हैं, ये भी सही है। यानी मेरे दोस्त दोनों ही कथन सत्य है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या उम्मीद करें कि कोई दिक्कत आपको हुआ होगा नहीं। बढ़िए मेरे दोस्त आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप देखो ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए एसएसटी और मेरे दोस्त एसएसटी प्लस 40 नंबर का जो सामान्य होता है वो, साथ में एसएसटी प्लस जीएस जो 40 नंबर का होता है, 6 to 8 9 10th के लिए एक साथ ये कॉम्बो बैच 1499 में है। अगर आप लोग 4.0 के अंदर मेरे दोस्त प्रिपरेशन अपना करना चाहते हो या 3.0 का जल्दी से रिवीजन करना चाहते हो, तो 3.0 के लिए भी काम करेगा और 4.0 के लिए भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्या कहता है? ये कहता है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 8 और 4 सेमी है, एम व एन ट्रेपेजियम के विकर्णों के मध्य बिंदु हैं, तो बताइए एम एन का मान क्या होगा। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि मेरे दोस्त हमारे पास अगर एक ट्रेपेजियम है तो कुछ बात को ध्यान रखना। ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है कि ये दोनों समलंब चतुर्भुज के अंदर ये दोनों पैरेलल, अब इसका डायगोनल यहाँ खींच दिए और इसका डायगोनल यहाँ खींच दिए। ध्यान ये रखिएगा कि अगर डायगोनल के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, ठीक है, डायगोनल के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए और आपसे कोई कह दे कि बताइए एम एन क्या होगा, तो इस स्थिति में ध्यान रखिएगा ये हमारा एक साइड 4 है और ये हमारा एक साइड मेरे दोस्त हमारा 8 है, तो क्या हो जाएगा? ये याद रखना है, विकर्ण के मध्यबिंदु को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजा के अंतर का आधा होता है, 8 - 4 का आधा हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी प्रश्न में अगर थोड़ा चेंजिंग हो जाता, यानी ये हो जाता कि किसी समलंब चतुर्भुज के अंदर, ठीक है भाई, ये पैरेलल साइड जैसे आपका दिया है ना 4 और 8 ऐसे ही दिया रहता, लेकिन अब वो कहता कि नॉन पैरेलल साइड है इसके मिड पॉइंट, ये भी नॉन पैरेलल साइड है इसके मिड पॉइंट, अगर मिला दिया जाए तो इस रेखा की जो लंबाई होगी वो पैरेलल साइड के लेंथ का आधा हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त ये हमारा 8 + 4 का आधा, यानी ये हमारा 6 हो जाएगा। तो असमांतर भुजा के मध्यबिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई पूछता, तो इसी का आंसर हमारा 6 हो जाता। ठीक है, देखिए आइए मेरे दोस्त इसको ध्यान दीजिए। एक टंकी को 3 पाइप ए बी सी डी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। मेरे दोस्त पाइप सी पाइप बी से दुगुना तेज है और पाइप बी पाइप ए से दुगुना तेज है, तो बताइए सर ए और बी को भरने में कितना टाइम लगेगा, सॉरी ए द्वारा टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। सी जो है वो बी से दुगुना है और बी ए से दुगुना है, यानी बी दुगुना ए से है और सी दुगुना बी से है, तब तो हम डायरेक्ट एफिशिएंसी लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, बी इफिशियंसी, बी जो है ना ए का डबल है और सी बी का डबल है, तब तो ए की इफिशियंसी 1 मान लेते हैं, इसका डबल ये 2 हो जाएगा और इसका डबल ये 4 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये हमारी इफिशियंसी हो गया ए का, ये हो गया बी का, ये हो गया सी का। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर देखो ए द्वारा टंकी को भरने का टाइम क्या होगा।
सबसे पहले हम यहाँ टैंक का कैपेसिटी लेंगे। कैसे कैपेसिटी लेंगे मेरे दोस्त, तीनों नल एक साथ टैंक को 4 घंटे में भर पा रहा है। तो बताइए तीनों नल जब एक साथ चलेगा ना, 4 2 6 और 1 7, 1 घंटे में 7 भरेगा। तो बताओ मेरे दोस्त, जब 1 घंटे में 7 भरेगा और 4 घंटे में पूरा भर दे रहा है, तब तो मेरे भाई ये 28, यानी कि हमारे टैंक की कैपेसिटी क्या हो गया 28। अब इसे अकेला अगर ये भरना चाहेगा तो भरना है 28 और ए की कैपेसिटी है 1, यानी मेरे दोस्त ये 28 भर पाएगा, सॉरी 28 घंटे का टाइम लग जाएगा इसको। तो 28 आवर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसको देखो दोस्त, ये क्या है, कहता है किसी राशि पर 7% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मेरे दोस्त ये 9450 है। तो 7% की दर से ही 2 वर्षों के लिए उस राशि का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। अब हम आपसे जो पूछते हैं वो जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए दोस्त मेरे, 7% की रेट से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। 7 7 7 21% हो जाएगा। और यही जो साधारण ब्याज है वो 9450 दिया हुआ है। तब तो 1% का मान क्या होगा, 1% का मान मेरे दोस्त हो जाएगा 21 चौके 84 और 21 पंचे 105, है ना, यानी 1% का मान होगा 450। हमें क्या चाहिए, 7% की रेट से 2 वर्षों के लिए क्या सीआई क्या होगा। तो 7% की रेट से 2 वर्षों का अगर सीआई निकालेंगे, ये हमारा 14.49% हो जाएगा। कहिएगा हाँ सर, यही 14.49% का मान निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 450 और गुने 14.49% के लिए बटे में 100। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो मेरे दोस्त ये हमारा क्या हो जाएगा, 450 और गुने 14, 14 चौके 56, यानी ये हमें 65। तो मेरे दोस्त इससे हम अगर फाइनली मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6520.50, यही इस क्वेश्चन का आंसर हमको लगभग में दिखेगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर आएगा। मेरे दोस्तों 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए। देखिए 3 कैसे होगा, जब ये 3 वर्षों की बात करता ना, तब ये सी नंबर आंसर होता। 2 वर्षों की ही सिर्फ बात है, तो बी ही नंबर आंसर होगा। आप कैलकुलेट करके देखिए। ठीक है, चलिए अब मेरे दोस्त इस पे आइए और इसकी बात करते हैं। मेरे भाई ये हमारा हो गया sin 3 थीटा बराबर cos 3 - 2, जहाँ 3 थीटा और थीटा - 2 न्यून कोण है, तो थीटा का मान इनमें से क्या होगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मेरे मित्र ये sin 3, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, sin A बराबर cos B। ठीक है भाई, sin A बराबर ये हमारा cos B है। ये देखो हमारा cos A बराबर मेरे दोस्त हमारा साइन B है। मेरा मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ, बदलने से ये जो आता है बराबर में नजर आए। साइन को बदलने से कॉस आता है, तो साइन ए बराबर कॉस बी, मेरे मित्र टेन ए और बराबर में ये हमारा कॉट बी, और मेरे दोस्त ये सेक ए और बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त कॉसेक बी। सेक ए और बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक बी। तो थोड़ा सा इस बात को मेरे दोस्त आप ध्यान रखना और ध्यान से मेरे दोस्त इसको परखना कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो मेरे दोस्त हम यहाँ पर यही देखते नजर आएंगे कि साइन को बदलने से जो आता है बराबर में नजर आया जाए, साइन ए बराबर कॉस बी, टेन ए बराबर कॉट बी, सेक ए बराबर कॉसेक बी। तो इस स्थिति में दोनों का एंगल का योग होता है 90 डिग्री। देख लीजिए, साइन को बदलने से कॉस आ ही रहा है, तो दोनों के एंगल का योगफल 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 3 थीटा हो गया इसका एंगल, और इसका एंगल होगा थीटा - 2 बराबर 90 डिग्री। तो फाइनली आपका थीटा बराबर हो जाएगा 23। 23 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है,
40 क्वेश्चन मेरे दोस्त हमने इसका कवर कर लिया है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन मेरे दोस्त इसका हो चुका है। हम कल आप लोगों से एक बार फिर हमारी मुलाकात हो रही होगी नेक्स्ट 40 क्वेश्चन को लेकर के। और नेक्स्ट 40 क्वेश्चन जो इसका है, इसको लेकर मेरे दोस्त, क्योंकि अभी अगर 40 क्वेश्चन और लेंगे तो 2 घंटे और लग जाएंगे और 2:30 बज जाएगा और फिर सुबह का क्लास गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे दोस्त हम ऐसे तो अभी ही हमको कराना है, रात में ही करा देना चाहिए था। आप एक बार बताओ कि आप लोग तैयार हो? आर यू रेडी? क्या आप करने के लिए रेडी हो अभी? विलंब से थोड़ा शुरू हुआ ना, 11 बजे। ठीक है, नहीं तो 1 बजे तक हमारा मामला फिनिश हो जाना है। 10 बजे स्टार्ट करूंगा, 10 से 1 हमारी क्लास रोज चलेगी। 10 बजे तक आपको हमसे लाइव रहना होगा। चलिए। मैं सारा कमेंट देख रहा हूँ कि नहीं सर, नहीं सर, मॉर्निंग में ही करा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे दोस्त आइए, ऐसे मैं आपको इसी टाइम पे करा दिया करूँगा, लेकिन चलो इसका पार्ट 2 लेकर हम लोग मिलेंगे मॉर्निंग में। इसका पार्ट 2 लेकर मेरे दोस्त हम लोग कब मिलेंगे? इसका पार्ट 2, 9th-10th का पार्ट 2 लेकर के जो हमारी कल जो हमारी टाइमिंग होगी, हम उसके अनुसार आप लोगों से 12:15 12:15 PM दोपहर में हमारी मुलाकात कल आपसे होगी। ठीक है, दोपहर में मुलाकात होगी 12:15 में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाकी आप लोग एक अपना अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। और मेरे दोस्त, मैं आपसे ये बात फिर कहता हूँ कि रात में 10 बजे से आप हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको आपके एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन लेने से ऊपर वाले के अलावा धरती पर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको केवल ऊपर वाले ही रोक सकते हैं। यानी मेहनत इस कदर होगी कि सफलता शोर मचा देगी। थैंक यू। आप लोग अपना अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, रिव्यू जरूर दीजिएगा बंद होने के 10 मिनट के बाद।